नमस्कार। आज हम बोकारो निर्वाचन क्षेत्र का एक गहरा डेटा आधारित विश्लेषण करने जा रहे हैं। हमारा मकसद राजनीति से हटकर सिर्फ आंकड़ों और जमीनी हकीकत के आधार पर एक प्रभावी शासन का रास्ता तलाशना है। देखिए, किसी भी चुनाव को समझने के लिए पहले उस जगह की मिट्टी, वहां के लोग और उनके रोजमर्रा के संघर्षों को समझना पड़ता है। बोकारो की राजनीतिक जमीन जो है वो असल में वहां की खदानों की गहराई, कारखानों के धुएं और खेतों की जरूरतों से बनी है। हमारी आज की ये पड़ताल इन 6 हिस्सों में बटी है। हम लोगों की समस्याओं से शुरू करेंगे, फिर चुनावी आंकड़ों को समझेंगे, राजनीतिक ताकतों का विश्लेषण करेंगे, पुराने पैटर्न देखेंगे और हाँ, सबसे आखिर में प्रभावी शासन के लिए एक ठोस रास्ते पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव है बोकारो के लोगों को समझना, उनकी असलियत को जानना। देखिए, किसी भी विश्लेषण की नींव मतदाताओं के उम्मीदों और उनकी रोज की चुनौतियों को समझे बिना नहीं रखी जा सकती। ये स्लाइड एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने लाती है। यहाँ की समस्याएं एक जैसी नहीं है, हर इलाके की अपनी अपनी चुनौतियां हैं। जैसे बोकारो स्टील सिटी में जो स्किल्ड कारीगर हैं वो सेल और बीपीएससीएल में नौकरियों की कटौती से परेशान हैं। ऊपर से बढ़ती महंगाई और प्रदूषण ने उनकी चिंता और बढ़ा दी है। वहीं अगर हम बेरमो ब्लॉक को देखें तो वहां खदानों और थर्मल प्लांट में काम घटने से नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। और चंदन कियारी के ग्रामीण इलाकों में किसान पानी की कमी से जूझ रहे हैं और अनुसूचित जाति के समुदाय ये महसूस करते हैं कि सरकारी योजनाएं उन तक पहुंच ही नहीं रही हैं। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं है, ये लोगों की जिंदगी की असलियत है। अब बात करते हैं आंकड़ों की। ये जो आंकड़े हैं ये उन्हीं समस्याओं का नतीजा है जिनकी बात हमने अभी अभी की है। ये बताते हैं कि लोगों ने अपनी उम्मीदों और अपनी निराशाओं को वोट में आखिर कैसे बदला। ये डैशबोर्ड 2024 के चुनाव की तस्वीर बिल्कुल साफ कर देता है। बोकारो में देखिए, 5,26,000 से ज्यादा मतदाता हैं, लेकिन वोटिंग हुई सिर्फ 54%। कांग्रेस नीत गठबंधन को 42.34% वोट मिले, जबकि भाजपा को 40.05%। बेरमो और चंदन कियारी में गठबंधन की जीत का अंतर ज्यादा था, जो दिखाता है कि वहां उनकी पकड़ मजबूत है। और यहाँ सबसे अहम बात सामने आती है। बोकारो में जीत का अंतर जानते हैं कितना था? सिर्फ 7,207 वोट, यानी महज 2.29%। ये आंकड़ा हमें बताता है कि ये सीट कितनी ज्यादा प्रतिस्पर्धी है। यहाँ हर एक वोट की कीमत है और एक छोटी सी चूक भी पूरा नतीजा बदल सकती है। ये बार चार्ट देखिए, ये उस करीबी लड़ाई को और भी साफ तौर पर दिखाता है। दोनों बड़ी राजनीतिक ताकतों के बीच का फासला बहुत ही कम है। इससे पता चलता है कि मतदाता बटे हुए हैं और किसी एक तरफ पूरी तरह से झुके हुए नहीं है। लेकिन आंकड़ों में एक और कहानी छुपी है। औद्योगिक और शहरी बोकारो में मतदान हुआ सिर्फ 54%, लेकिन ग्रामीण और एससी आरक्षित चंदन कियारी में ये 75% तक पहुंच गया। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। इसका सीधा मतलब ये है कि ग्रामीण और हाशिए के मतदाता अपनी आवाज उठाने के लिए ज्यादा उत्साहित थे, जबकि शहरी मतदाता कुछ हद तक उदासीन रहे। ये किसी भी रणनीति का एक बहुत ही अहम पहलू है। तो अब सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? अब हम क्या हुआ से आगे बढ़कर क्यों हुआ को समझने की कोशिश करेंगे। हम दोनों पक्षों की संगठनात्मक ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करेंगे। और जब हम इन रणनीतियों को परखते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि एक जिम्मेदार और गरिमापूर्ण सार्वजनिक संवाद हमारे संवैधानिक मूल्यों का एक अहम हिस्सा है। बात सिर्फ जीतने की नहीं है, बात ये भी है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। चलिए गठबंधन की रणनीतिक स्थिति को जरा खोलकर देखते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है गठबंधन की एकता। आईएनसी, जेएमएम, आरजेडी और सीपीआई-एमएल का एक साथ आना उन्हें एक बहुत बड़ा सामाजिक आधार देता है। लेकिन उनकी कमजोरी क्या है? जमीनी स्तर पर एक मजबूत कैडर की कमी और भाजपा की संगठनात्मक पहुंच उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि नौकरी, महंगाई और प्रदूषण जैसे स्थानीय मुद्दों पर एक मजबूत कहानी गढ़ना इनके लिए एक बड़ा अवसर भी है। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं। कहते हैं ना, किसी भी जगह के आज को समझने के लिए उसके कल को जानना जरूरी होता है। बोकारो के पुराने चुनावी रुझान हमें इसकी राजनीतिक तासीर के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। ये टाइमलाइन एक बहुत दिलचस्प कहानी कहती है। देखिए, 2009 में गठबंधन मजबूत था, 2014 में भाजपा की एक असाधारण लहर आई, लेकिन 2019 तक गठबंधन ने वापस की और 2024 में जीत भी हासिल की। ये साफ दिखाता है कि इस सीट पर मतदाताओं का झुकाव स्थायी नहीं है, ये बदलता रहता है।
तो इन ऐतिहासिक आंकड़ों से हम क्या सीखते हैं? देखिए, 4 सीधी सीधी बातें हैं। पहली, बोकारो एक क्लासिक स्विंग सीट है जो किसी भी तरफ जा सकती है। दूसरी, गठबंधन के पास एक दबा हुआ समर्थन है, मतलब ऐसे वोटर जो पहले उनके साथ थे लेकिन अब निष्क्रिय हो गए हैं, जिन्हें सही मुद्दों और उम्मीदवार से दोबारा जोड़ा जा सकता है। तीसरी, 2014 की लहर के बाद भाजपा का वोट शेयर एक स्तर पर आकर रुक सा गया है, जो एक अवसर पैदा करता है। और आखिर में, यहाँ वफादारी तरल है, पक्की नहीं। ठीक है, तो अब तक हमने विश्लेषण किया। अब हम समाधान की ओर बढ़ेंगे, आगे के रास्ते की बात करेंगे। यह खंड पिछले सारे विश्लेषणों के आधार पर भविष्य के लिए एक ठोस योजना की रूपरेखा पेश करता है। इसे हम कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। ये एक 4 आयामी रणनीति है। पहला है चुनावी, जिसमें उन शहरी क्षेत्रों को लक्षित किया जाता है जहां कम मतदान हुआ। दूसरा है संगठनात्मक, यानी जमीनी कैडर को फिर से मजबूत करना। तीसरा है कथात्मक, जहां स्थानीय मुद्दों पर एक असरदार कहानी बनानी होगी, खासकर उन स्विंग वोटरों के लिए। और चौथा है संसाधन, यानी सीमित फंड का सही और असरदार इस्तेमाल कैसे हो। और इस योजना को लागू करने का ये एक तरीका है, एक 90 दिन की टाइमलाइन। ये तैयारी से शुरू होती है, जिसमें डेटा विश्लेषण और उम्मीदवार का चयन शामिल है। फिर आती है लामबंदी, जहां कैडर को सक्रिय किया जाता है। इसके बाद मुख्य अभियान चलता है और आखिरी 14 दिनों का पूरा ध्यान हर एक वोट को पोलिंग बूथ तक लाने पर होता है। ये एक अनुशासित और चरणबद्ध नजरिया है। लेकिन अंत में सब कुछ उम्मीदवार पर आकर टिक जाता है। आदर्श उम्मीदवार एक स्थानीय सुधारक होगा, एक ऐसा व्यक्ति जो स्थानीय हो, जिस पर लोग भरोसा कर सके और जिसके पास विकास का अनुभव हो, सिर्फ नारे नहीं। और हाँ, जो सभी समुदायों को एक साथ लेके चल सके। विश्वास बनाने की ये प्रक्रिया हर स्तर पर दिखनी चाहिए। उदाहरण के लिए, डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल करते समय भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत लोगों की गोपनीयता और सहमति का सम्मान सर्वोपरि है। लोगों के निजी डेटा का दुरुपयोग उस विश्वास को तोड़ देता है जिसे एक नेता बनाने की कोशिश कर रहा है। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम राजनीति के असल मकसद पर बात करेंगे। ये एक बहुत गहरी बात है। चुनाव जीतना तो बस एक पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है। असली काम तो चुनाव के बाद शुरू होता है, वादों को निभाना और लोगों की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाना। और हम अपनी बात इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं, जब हमारे पास सारे आंकड़े और सारी रणनीतियां हों, तब भी विश्वास कैसे बनता है? यह सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, यह निरंतर सेवा, ईमानदारी और जनता के प्रति जवाबदेही से बनता है। जो नेता जन केंद्रित बनकर अपने निर्वाचन क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वे blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क कर सकते हैं या 08042041602 पर कॉल कर सकते हैं। राजनीति से परे उद्देश्य,